नमस्कार सभी को, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल PMT एस्ट्रो ट्रस्ट में। और मैं आज आत्मकथा भाग 9 को लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। आप सभी का प्यार, सहयोग और जो तरह तरह के फोन कॉल्स आ रहे हैं और जिनसे एक एक निर्देशन मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है और सुझाव प्राप्त हो रहा है, उसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं कि आप सभी मुझे इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि और किस प्रकार से क्या हो सकता है। तो मित्र अगर किसी भी प्रकार का कुछ भी सहयोग करे तो उसका मैं आभारी हूं, और ऐसा ही सहयोग साथ हमेशा मिलता रहा है। हमारे परम मित्र हैं एक अरविंद पांडे जी, जो गांव के ही मित्र हैं। हम लोग साथ में ही पढ़े और पिताजी के स्कूल आचार्य विनोबा भावे में हम लोग साथ में कक्षा 8 तक पढ़े थे। फिर हम दोनों BBR में भी थे, 9 और 10 झारखंडे महादेव राष्ट्रीय इंटर कॉलेज शेर करमदीनपुर ऐसे करके नाम है उसका। और वहां भी वो कुछ समय तक पढ़े थे। इसके बाद घर की परिस्थितियां अनुकूल न होने की वजह से वह बाहर निकल गए काम करने के लिए। तो हमारे जीवन संगिनी के चयन में जो सबसे बड़े चिंतित रहते थे, या हमारे विवाह के प्रसंग को लेकर के जो सबसे बड़ा चिंता करते थे, वो माता पिता और अन्य सहयोगियों में एक और नाम था, वो थे अरविंद पांडे जी। बहुत सारे लोग चिंता करते थे, लेकिन इनका इस प्रकार का विरल स्नेह, बहुत ही सहृदयी हैं और गांव के हैं, बगल के ही गांव के हैं। तो उनका जिस प्रकार का सहयोग था उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हर उन रिश्तों के लिए क्या है कि बहुत सारी बातें आप किसी अपने बड़े से नहीं कर सकते, तो किसी न किसी माध्यम से वहां तक पहुंचाया जाता था। तो किसी भी लड़की का फोटो या बायोडाटा आता था तो वो शादीशुदा थे तो मैं उनको शेयर किया करता था। तो वो बताते थे कि ये नहीं, ये अच्छी है, इससे आगे बात करो, उससे आगे बात करो, और आगे चल करके कुछ न कुछ कारणों से फेल हो जाता था तो बड़ा गुस्सा करते थे कि तुहार बिया हो ही ना। यार बिया ये सब में लिखल नहीं थे। और बहुत सारा वो भी प्रयास किए जगह जगह पर, जो भी नाते रिश्तेदार इष्ट मित्र याद अगर कोई था तो प्रयास उनका अनवरत और निरंतर लगा रहा कि विवाह कैसे भी इसका हो जाए। और एक हमारा दोस्त है राकेश सिंह, गांव का ही, उसकी भी शादी नहीं हुई। हम दोनों प्रयास कर रहे हैं कि उसकी शादी जल्दी से हो जाए। या पांडे जी अगर कभी भी फोन करते हैं हमको तो ये पूछते हैं कि का हाल बा, मटुआ को बियाह करेगा कि ना। तो इस प्रकार अच्छा क्या है कि इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि उनके बारे में कुछ कहना सुनना मतलब शब्दों में सही नहीं होगा। उनकी सरलता और सहजता का ही मैं दीवाना हूं। तो इस प्रकार का संयोग चल रहा था कि शादी के बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे और घर की परिस्थितियां कुछ अनुकूल नहीं थी उस समय में। तो ये लगता था कि कैसे क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा ठाकुर जी। फिर मैं चित्रकूट में अंतिम समय में 31 मार्च को वहां पे रिजाइन कर दिया 2022 में। 21 के सितंबर में ज्वाइन किया था और मार्च में हम वहां पे रिजाइन कर दिए, कुछ अपना पर्सनल कारण रहा। और तब तक MP मध्य प्रदेश के थ्रू यहाँ पर शासकीय महाविद्यालय व्यवहारी में चयन हो गया था। और इसमें जो डेट मिली थी वो 6 या 8 तारीख लास्ट थी कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो 6 से 8 तारीख तक जाके वहां पे रिपोर्ट करें महाविद्यालय में। फिर मेरे को अवसर मिला और मैं क्या किया कि वहां से निकल लिया भैया। कुछ परिस्थितियां चित्रकूट के अंतिम समय में
अनुकूल नहीं थी महाविद्यालयीय स्तर पे। तो मैं हर रोज परिक्रमा करके और शांतानाथ जी से प्रार्थना करता था कि प्रभु अब यहाँ से हमको ले चलिए, जहाँ भी कहीं आगे ले जाना हो तो वहां हमको भेज दिए। और ये मेरे मन की कामना है, ये मन की इच्छा है, मैंने मांगा उनसे और मुझे मांगते ही मिला। रामनवमी में अखंड हमने रामचरितमानस का पाठ किया 9 दिन, और जो भी जिस प्रकार से भोग भाव, सेवा भाव, भजन कीर्तन पूजन करना था मैंने किया। और करके प्रभु से हमने यही मांगा कि प्रभु अब यहाँ से चलने की व्यवस्था करिए मेरी। और भगवान ने सुना और मैं यहाँ पर आकर के अप्रैल के प्रथम वीक में ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के पश्चात पुनः मैं गया, 10 दिन की छुट्टी थी, तो वहाँ 5-6 दिन चित्रकूट में रहा और सबको फिर बताया। फिर अपना सामान वामान लेकर के मैं यहाँ आ गया। जब आप नई जगह आते हैं तो उन जगहों के बारे में पता नहीं होता है। तो सर्वप्रथम मैं वहाँ यहाँ आकर के कुलदीप सिंह रावत सर, जो आज हमारे परम मित्र हैं, उनसे मिला, उनसे जाना, सारे लोगों से धीरे धीरे परिचय हुआ। सब लोगों ने स्वागत अभिनंदन किया। फिर उन चीजों को रहते रहते समझ में आई, महाविद्यालय स्तर की जो व्यवस्थाएं थी, पठन पाठन का कार्यभार किस प्रकार का है। और संस्कृत में मैं अकेला इकलौता हूँ, तो धीरे धीरे करके सीखा, समझा और जाना। हर जगह पे थोड़ी बहुत समस्याएं रहती हैं, लेकिन ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग अपने लेवल वाले जो प्रोफेसर हैं वो बहुत सहयोग करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, किस प्रकार का पाठ्यक्रम है, क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, टेस्ट कैसे लेना है। इन सब में जो ज्यादा सहयोग करते रहे वो थे कुलदीप सर। मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रभु अगर आप नहीं मिलते तो हो सके कोई और बताता, लेकिन आपका इस तरह से इतना सरल हृदय है, वो भी इतना स्नेह करते हैं एक बड़े भाई की तरह, कि अगर कभी भी कोई समस्या हो तो मैं उनसे बेहिचक कहता हूँ, बेहिचक बताता हूँ। क्योंकि बड़े भाई को ना पिता के समान माना गया है और उनके रहने पर ऐसा ही महसूस करता हूं मैं। ये अंतःकरण की बात है कि जिनके होने से मुझे एक छत्र छाया का आभास होता है, वो है कुलदीप सर। और अब तो धीरे धीरे रहते रहते हम 5 का ग्रुप भी बन गया है, जो हम एक साथ हैं। बाकी अन्य सर लोग भी बहुत सहयोग करते हैं और मैडम लोग भी, जो भी जिस प्रकार से हैं, बड़ा मैम है, किरण मैम है, जागृति मैम है, पुष्पा मैम है, पार्वती मैम है, और दादा हैं। दादा बहुत सहयोग, हमारा सबसे ज्यादा सहयोग प्रिंसिपल सर हैं, उनका भी अथक और अपार सहयोग साथ मिलता रहता है। और अपने साइड से राजेश सर हैं, संजय सिंह सर हैं, संजय गुप्ता सर हैं, सुनील सिंह सर हैं, और हम लोग के साइड से ही डॉक्टर आरसी त्रिपाठी सर हैं, जो आईपीएससी सेल के प्रभारी हैं। तो इस प्रकार के जितने सारे सर हैं, और प्रोफेसर किरण सिंह मैम है, एकदम मातृ छाया है, वो अविरल स्नेह है उनका। बड़ा ही क्या है कि उनके रहने से ये लगता है कि कोई तो है, डर लगता है कुछ गलती ना हो जाए, कुछ सुनने को ना मिल जाए। तो ऐसी चीजों से डर के हमेशा एक थोड़ा सा होता है ना कि जब आप किसी बड़े की छाया में रहते हैं तो वहां हिम्मत बनती है, कोई भी काम करने के लिए वो प्रेरित करती रहती है कि ऐसे करना वैसे करना, मार्गदर्शन करती रहती है। ऐसे बड़े लोगों का सानिध्य और छत्र छाया पा करके मैं बहुत धन्य हूँ। आप सभी का आभारी हूँ जो आप मेरा इतना सहयोग करते हैं, साथ देते हैं। बार बार अभिनंदन और प्रणाम है आप सभी को। तो इस कड़ी में मैं व्यवहारी आ गया, और व्यवहारी का जब पता चला तो मैंने सबसे पहले अपने मित्र को फोन किया। तो मेरा यह चिंतन था कि शहडोल डिस्ट्रिक्ट तो मेरे मतलब हर्ष का पारावार नहीं था। मैं इतना खुश था कि अरे यार, ठाकुर जी ने मुझे मेरे मित्र के पास भेज दिया। अब जो मैं उससे मिलने के लिए तड़पता था, तरसता रहता था, अब उससे मैं प्रायः मिल लिया करूंगा। तो इस प्रकार जो है, मैं उससे पूछा ये सारा डिटेल, तो वो बोला कि आओ अब व्यवहारी पास में है। अब भैया हम कहाँ सुनने वाले थे, उसकी एक आवाज थी और मैं जो जोरा बोरा ला दे
पहुंच गया शहडोल। शहडोल पहुंचने के बाद वो आया, मुझे रिसीव किया, ले गया। फिर वहाँ की सारी व्यवस्थाएं, जो उनके ससुर जी हैं और एक रिश्ते में मेरे जीजा जी भी लगते हैं, वो सत्येंद्र नाथ मिश्रा जी, जिनका अपार प्रेम और सहयोग हर समय रहता है, मैं उनका भी आभारी हूँ। मेरी दीदी, तो उन्होंने अपनी गाड़ी से भेजा कि लेके जाइए और कॉलेज में ज्वाइन करा के आइए, क्या कैसे व्यवस्थाएं हैं, कोई दिक्कत ना हो। तो आपको भी प्रणाम और वंदन। आपका आज भी स्नेह प्राप्त होता है और ये आभासी नहीं होने देते हैं आप कि मैं कोई और हूँ। इस प्रकार सहृदय हैं मेरे पूज्य जीजा श्री। मैं कभी कभी पापा भी बोलता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त बोलता रहता है तो वही निकलता रहता है कि चलो यार। तो क्या रिश्ता है ये मुझे खुद नहीं पता, लेकिन उनका सहयोग बड़ा ही मिलता रहता है। फिर हम लोग व्यवहारी कॉलेज आए, इतना रास्ता खराब था कि हालत खराब हो गया। और देखिए, आप कहीं अच्छी जगहों से आते हैं और मतलब थोड़े कष्ट का सामना करना पड़ता है, मन करता है भाग जाओ यहाँ। तो ऐसी स्थितियां थी कि आते आते हालत खराब हो गया। फिर कॉलेज देखे तो कॉलेज में उस दिन कोई जयंती थी, बुद्ध या जैन, कोई महावीर जयंती थी शायद, तो अवकाश था, तो कोई था भी नहीं। तो फिर कैसे भी करके प्रिंसिपल सर आए और फिर एप्लीकेशन वगैरह लिखे और ज्वाइन करने के लिए उन्होंने उसी दिन करवा दिया। करवाने के पश्चात जो है अगला समय दिए कि आप आराम से आकर के इस दिन से प्रारंभ करिएगा। तो इस प्रकार की जर्नी रही। मैं 2 बार आया शायद व्यवहारी। फिर नेक्स्ट जब आया हूँ तो हमारे आने से पूर्व ही पांडे जी आए थे। फिर यहाँ कमरा वगैरह देखना, सब व्यवस्थाओं को सेटल कराना, तो बड़ा ही सहयोग रहता है उनका। मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि पांडे जी अगर आप नहीं होते तो हम कहाँ होते। तो इस प्रकार से नई जगह पे ज्वाइनिंग मिल गई। फिर मैं क्या होता था कि मेरे को अच्छा यहाँ नहीं लगता था, तो मैं हर सैटरडे को भाग जाता था, संडे वहां रहता था, फिर मंडे वगैरह आता था। धीरे धीरे ये है कि आप जगहों पे रहने लगते हैं तो दोस्त मित्र यार बन जाते हैं। जर्नी प्रारंभ हुई व्यवहारी की, और मैं यहाँ से जून में गया था छुट्टी में, गर्मी की 10 दिन की। और सॉरी, मैं मई में गया था, 20 मई, 18 मई को यहाँ से निकला था, 19 को पहुंचा थे। 20 तारीख को मेरे मित्र नित्यानंद ओझा जी जो प्रोफेसर हैं, उनकी शादी थी। तो मैं मुगल सराय से जब जा रहा था बनारस, मेरा एक्सीडेंट हो गया और इधर पसली साइड में घाव लग गया था, ये पूरा कंधा वगैरह, क्योंकि वो जो जिस टेम्पो से हम जा रहे थे उस 2 टेम्पो का आपस में टक्कर हो गया था, और ये रामनगर साइड में। तो मैं जख्मी हालत में ट्रामा सेंटर पहुंचा। वहां पे एक भैया हैं, आशीष भैया, पुष्पेंद्र भैया, इन लोगों ने बहुत मदद किया मेरा, और ठाकुर जी की कृपा से मैं बाल बाल बच गया। मैं बेड रेस्ट पे था 15 दिन। फिर धीरे धीरे करके सुधार हुआ, फिर मैं व्यवहारी आया, फिर कुछ दिनों पश्चात वापस गया। तो ये बात 10 जून की है। तब तक भी फिर शादी के चर्चे चल रहे थे, कई जगह से बातें चल रही थी। और जो हमारी मिसेज हैं, उनकी बड़ी बहन है खुशबू दीदी, उनसे या उनके हस्बैंड से मेरी बात हुई थी। अब वो किस भी प्रकार से नंबर लेना या बायोडाटा उनके पास कैसे गया था, उन्होंने फोन किया था कि डिटेल जाने थे और की शादी, मेरी साली है, उनकी शादी के लिए हम बात कर रहे हैं। हमने कहा कि ठीक है, सारा डिटेल जाने थे, हमने कह दिया, जो भी सत्य था उसको हमने बताया। अब उन्होंने किस प्रकार से बताया ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद विचारों को जान करके वो लोग सहमत नहीं थे, वो सहमत नहीं थे शादी करने के पक्ष में, क्योंकि बात मई में हुई थी और संयोग से 1 महीने के अंतराल में, मई के फर्स्ट वीक में ही हुई थी। तो जिस भी प्रकार से उन लोगों को शायद पसंद नहीं लगे हमारे विचार, हमने शायद यही कहा था कि मतलब जो घरों के टूटने के कारण है कि विवाह के बाद भी जो इंटरफेरेंस रहता है लड़कियों का,
उनके मायके वालों के साथ, तो उससे घर बर्बाद हो रहे हैं। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो लड़की है अगर आपसे थोड़ा सा दूर नहीं होगी तो वो नए लोगों से जुड़ेगी कैसे। शायद ऐसा ही कुछ प्रसंग था जो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन ऐसा ही कुछ था। तो अब लड़का स्ट्रेट फॉरवर्ड है भैया, जो है हम बोल दिया, हमको ये थोड़ी पता है कि हमको शादी करनी है तो करिए, नहीं करनी है तो राम राम भैया। ऑफर तो बहुत सारे थे, तो इस मिजाज से अब उन्होंने जिस भी प्रकार से रिकॉर्ड किया या जो भी किए, बताए, समझाए, शायद मना हो गया था वो लोग अपने मन से कि नहीं नहीं लड़का ठीक नहीं है, चाहे जो हुआ हो। मैं अब चूंकि नंबर था तो वो सेव कर लिए थे, एक आध बार मैसेज से बात हुई थी, तो ऐसे मैंने स्टेटस देखा, कभी कभी स्टेटस देखते थे। और एक बात और है कि पहली बार जो नजरों में बस जाए, वो छवि थी, बस गई थी। पता नहीं वो मोबाइल का कमाल था, एक्चुअल में क्या है वो तो ठाकुर जी जाने। तो मैं देखता रहता था उनकी दीदी जो स्टेटस वगैरह लगाती थी, तो उसमें बीएचयू काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने गया था, और उसी दिन का स्टेटस वो भी लगाई थी बीएचयू विश्वनाथ जी का। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा कि दीदी प्रणाम, कैसी हैं, क्या हाल चाल है, और आप बीएचयू आई थी क्या? मैं भी आया था आज दर्शन करने, बस ये प्रसंग था। तो उन्होंने कहा कि हाँ भैया आए थे हम लोग, आए हुए हैं बनारस। हमने कहा कि ठीक है। तो फिर वो जो भी भैया से बात की हो, भैया मतलब मेरी मिसेज के जीजा जी, और उनको लगा होगा कि अगर भैया आए हैं आप भी बनारस और हम लोग भी हैं, अगर आप चाहें तो मिला जा सकता है। तो इतने सारे 300-400-500 के रिश्तों में पहला कोई ऐसा था जो पहले ही ऑफर किया था कि आप मिल लीजिए, मिल लीजिए, जान लीजिए, अगर बात व्यवस्था ठीक लगे तो भैया आगे बात बढ़ेगी, घर वाले बात करेंगे, और नहीं लगे तो फिर कोई बात नहीं। अच्छा, उस समय की क्या व्यवस्था बनी थी कि नाम वाम लेने के बाद जो था वह गन्ना वन्ना बनवाए थे लोग। तो उनके भाई भी ज्योतिषी हैं, भरत मिश्रा जी, मेरे अनन्य हृदयंगम मित्र हैं। और पहले तो पूर्व में नहीं पता था, लेकिन वो मुझे भी देखने आए थे, तो बाद में पता चला कि गोरखनाथ से पढ़े हुए हैं। और गोरखनाथ से पढ़े हमारे बहुत सारे मित्र हमारे साथ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में रहे, तो वहां से एक अन्यत्र ही लगाव है। तो हमने जब जाना तो अच्छा लगा, तो उन्होंने शायद गन्ना वन्ना या कुंडली देखा था, तो बताया था कि ठीक है सब कुछ। तो इस प्रक्रिया के बाद शायद मना किए थे लोग, तो मिलने के लिए हम राजी हो गए। तो जो समय मिला कि नेक्स्ट डे कुछ प्रोग्राम है और 13 तारीख को मिलते हैं, मिलने के लिए जो स्थान निश्चित हुआ वो था सारंगनाथ मंदिर, क्योंकि उनके मामा जी का घर है आशापुर में। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा पास में रहेगा, आप आ जाएंगे होंगे, ठीक है प्रयास करेंगे, आ जाएंगे। फिर कुछ कुछ कारणों के चलते, व्यस्तताओं के चलते, मुझे लगा कि सारंगनाथ सारनाथ बहुत दूर है, कौन उतना दूर जाए। तो कहे कि अगर संभव हो तो आप ऐसा करिए कि वो जेएसबी मॉल है कैंटोनमेंट में, आप वहीं आ जाइए। तो वहां हम मिलने गए थे, और इसकी बात की जानकारी बस मेरी बहन को था। मैं अपनी बहन से सारी बातें शेयर करता हूँ, और वो बड़ी है तो कुछ मार्गदर्शन भी करती है, कुछ गलत होता है तो लतियाती भी है, समझाती भी है। तो मैं उसको बताया था कि देखो ऐसी ऐसी बात है, वो लोग मिलने को बुला रहे हैं, तो क्या करें, जाए कि ना जाए। तो कही कि जो मिल यार, देख का बा कैसे बा, ब्याह थोड़ी करेगा तोरा। तुम तो ब्याह विवाह काट देते हो, कोई ना कोई कमियां निकालते हो, मतलब मेरे कोई रिस्पॉन्सिबल बना के। तो अंत में कही कि ठीक है, थोड़ा अच्छे से जाना, अच्छे से बातचीत करना। तो मैं गया था, मेरे को तैयार करके भी भेजी, मिलने गया, धड़कनें बढ़ी हुई थी, तमाम सारी चीजें, और क्या कहें कैसे कहेंगे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या परिणाम होगा। ये कुछ जाने सुने समझे बिना पहुंच गए कैंटोनमेंट, और फिर जाके हमने फोन किया। फोन करने के पश्चात देखे हम,
तो दीदी को प्रणाम किए, इनको नमस्ते किए और फिर हम लोग बैठे। बात कहाँ से शुरू हो, धड़कन हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, एकदम कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो ठीक वैसे ही प्रसंग था कि राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई, और राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। ऐसा ही प्रसंग था। वहां टेबल पे बैठे बैठे हम उनको निहारते थे और वो हमें निहार रही थी। कुछ कुछ डर भी लगता था कि दीदी कहीं देख न ले, मतलब ऐसे शर्म भी आती थी कि अरे यार क्या देखे उनको। लेकिन जो भी हमने देखा उसमें देखा कि जो हम फोटो में देखे थे क्या वही हैं। अंततः थोड़े बहुत नाश्ता करने के पश्चात, अब उनका ध्यान बाद में पता चला कि नाश्ते पे था, मेरे ऊपर कम था। अब कितना सही है वो ठाकुर जी जाने, लेकिन हमने देखा था उनको 2 3 4 बार 5 बार जितना हो सके। फिर दीदी ने कहा कि चलिए थोड़ा सा बाहर चलते हैं, देखते हैं। तो थोड़ी देर बाहर भी दीदी इधर उधर टहलने लगी थी और फिर बात किए हम पढ़ाई लिखाई के बारे में, जाने क्या कैसे है, आगे का क्या प्लान है। तो कुछ भी जो है सेटिस्फैक्शन वाला नहीं था कि पढ़ाई मेरे अनुरूप हो या मैं जो ढूंढ रहा था उससे पहले भी। और क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में वह जॉब कर रही थी, मेडिकल के क्षेत्र में है, उससे पहले की पिताजी के एक दोस्त थे, उन्होंने शादी तय कर दिए थे। वो सेंट्रल जॉब में थी लड़की, नर्सिंग में ही, और सब कुछ तय तमाम कर दिए थे। फिर हमने उसको मना किया था कि नहीं, मैं नहीं करूंगा किसी नर्स फर्ज से, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ इसलिए कि मतलब नर्सिंग से करूंगा और किसी प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। शादी के बाद वो कहाँ रहेंगी, मैं कहाँ रहूंगा, तो मैं नहीं करूंगा। अब ये सोच रहे थे कि हम पिताजी को कैसे बताएंगे कि ये भी इनका डिपार्टमेंट नर्सिंग का है। तो इन सारे विषयों पे मैं बड़ा विचार करते हुए उनसे बोला कि आगे की पढ़ाई अगर करना चाहें तो आगे पढ़ाया जा सकता है। हमने अपनी फैमिली बैकग्राउंड बताई कि मैक्सिमम एजुकेशन फील्ड से हैं और हायर एजुकेशन में हैं सभी लोग। तमाम सारी बातें हुई और फिर ये हुआ कि घर चलते हैं, आके हम अपने बहन से बताए। ये था कि जैसा भी होगा, उनकी दीदी ने बताया कि जैसा भी होगा भैया मैं कल बताऊंगी, ठीक। तो रात भर ये इंतजार में बीत गया कि कल क्या होगा। ऐसे सोचते सोचते पूरी रात नींद नहीं आई और सुबह उठ करके 4 बजे स्नान कर लिए। संयोग से उस समय माता पिताजी बनारस ही आए हुए थे। सुबह स्नान कर लिया। स्नान के बाद मेरा ये था कि जाना है मंगला गौरी जी का दर्शन करने, कात्यायनी जी का दर्शन करने, संकटा जी का दर्शन करने। और मैं गया भी, मंगला गौरी जी का सबका दर्शन किया, गंगा जी का दर्शन किया। और कात्यायनी माता को हल्दी और दही चढ़ाया जाता है, तो वो हल्दी दही भी चढ़ाने गए थे हम। चढ़ा करके और प्रणाम किया, आशीर्वाद दिए, पंडित जी को दक्षिणा दिए और मन में यही कामना की कि माँ अगर किसी को देना हो तो उन्हीं को दे दो आप, तो फिर मैं आपके दर्शन के लिए आऊंगा। तो मैंने यह मन में कहा था और माता ने शायद मेरी पुकार सुन ली और मैं दर्शन करके थोड़े ही दूर आगे बढ़ा था तो फोन आया दीदी का। मैं बहुत खुश हो गया कि फोन आ रहे हैं। फिर क्या करें वहाँ, कुछ समझ में नहीं आया। फिर उठाए फोन, होंगे पहले सुनते हैं क्या कह रही हैं। तो लास्टली उन्होंने हाल चाल पूछा क्या कैसे हैं, तो हमने बताया कि मैं आया था थोड़ा दर्शन वगैरह करने, क्योंकि मुझे फिर वापस भी जाना है।
तो बताएं कि उनकी तरफ से हाँ है। ये एक शब्द था हाँ, और वो शब्द सुन करके कैसा फील हुआ ये मैं बता नहीं सकता। बड़ी ही प्रसन्नता हुई, भगवती को बहुत बहुत याद किए, प्रणाम किए, फिर वापस आ गए। आकर के बहन से सारी बात बताए। फिर ये हुआ कि अगला कार्यक्रम क्या होगा। हमने कहा कि जब ये हो गया है तो कुछ ऐसा करिए कि भाई उनके पिताजी को अपने भेजिए, वो जांच परख लें, जो जानना हो सुनना हो। तो वैसे प्रसंग आया कि भैया अब एक दो दिन में शायद मुझे गांव जाना था, कुछ काम थे गांव, तो मैं गांव चला गया। अब गांव गया तो उसी समय जो है उनके पिताजी भी पधार गए होंगे, भैया ये घर वर देख लीजिए, जो है अगर अच्छा लगे तो फिर बात आगे हो। तो पिताजी यानी उनके पिताजी मेरे ससुर जी बड़े ही सहृदयी और सरल विचार वाले हैं। इंटर कॉलेज में हैं आप, लेक्चरर। तो मुझे जितना जानने का सौभाग्य मिला उनके साथ, उस दिन हम पूरा बिताए 3 4 5 घंटा। और इसमें सहयोगी रहे मेरे मित्र राय साहब, नवीन राय। उन्होंने उनका खातिर बातिर जिस भी प्रकार से था उपलब्ध उस समय, उस तरीके से किए। वो भाभी थी तो भाभी भी घर पे पानी चाय वगैरह भोजन जो भी था उपलब्ध वो हुआ उनका। और इसके पश्चात जो है हम लोग दरवाजे पे गए, बहुत गर्मी थी उस समय, फिर भी वो रहे, हमने उनको सारी बातें बताई। अब उनके मन में जो अच्छा लगा हो या जो विचार आया हो, क्योंकि हमने कुछ छुपाया नहीं, जो यथार्थ था उससे हमने उनको अवगत करा दिया। और फिर वो गए, उनको जो भी अच्छा लगा। फिर मैं बनारस गया तो वो बोले कि घर के और जो बड़े हैं वो मिलना चाह रहे हैं, भाई लोग। तो मेरा स्वागत है, आइए मिल लीजिए। फिर बनारस में पापा से मिलने, मम्मी से आए सब लोग। फिर बनारस में सब व्यवस्था करके और मिले लोग। अंततः वहीं पे भरत भैया से मुलाकात हुई, और उन सभी लोगों का जो भी रहा हो, क्योंकि वो बातें तो मुझे नहीं पता, लेकिन फाइनली ये हुआ कि भैया डन है। तो इस प्रकार से शादी तय हो गई। और शादी तय होने के 10 दिन के बाद ही एंगेजमेंट का डेट पड़ गया, अचानक से ही, कि सुबह से शीघ्रम, जल्दी से जो कार्य हो, शुभ कार्य हो उसे जल्दी कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार यह संपन्न हुआ कार्य। और संपन्न होने के पश्चात एंगेजमेंट का डेट आया, सबको जो भी व्यवस्थाएं करनी थी हुआ, और 28 जून 2023 को एंगेजमेंट हो गया हम लोग का। एक दूसरे के बंधनों में बंध गए एक दूसरे के लिए। तो ये रही जर्नी एंगेजमेंट तक की। उसमें भी व्यवधान, हर वो समस्याएं हो तो कोई न कोई व्यवधान आता ही आता है। फिर वही शादी के डेट को लेकर के तमाम सारी अड़चने रही, लेकिन फाइनल डिसाइड हुआ 28 नवंबर, ठीक 6 महीने बाद। और ठाकुर जी की कृपा से जो जो भी विघ्न बाधाएं थी वो हटती चली गई। और इस प्रकार से अनेकों लोगों के सहयोग से उसको मेरे मित्र पांडे जी ने भी हाँ भरा। और कुछ कुछ समस्याएं थी जिस पे हम निर्णय नहीं कर पा रहे थे, तो वो आज समझ में आता है कि अगर कुछ भी आप ठान लीजिए तो वो पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। और हमारी पत्नी थोड़ी सी जिद्दी है, थोड़ी झक्की है, और बाकी अंतर मन से स्वच्छ और साफ। ये बताते हुए हर्ष हो रहा है मुझे कि मन में कुछ नहीं रखती हैं, जो होता है आपको बोल देंगी, कह देंगी, बता देंगी, समझा देंगी। तो इस प्रकार का स्वभाव है उनका, बड़ा ही सहृदय है वो भी, और बहुत सहयोग करती हैं, सपोर्ट करती हैं। क्योंकि देखिए, जो पति पत्नी का संबंध है, मैं बहुत तो नहीं जान पाया, लेकिन एक दूसरे के सपोर्ट के बिना आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो धीरे धीरे समय बीतता है तो हम एक दूसरे के विचारों को, व्यवहारों को जानते हैं, समझते हैं। उसमें कहीं ना कहीं मैं भी नादान हूँ, वो भी अभी उन्हीं अवस्थाओं में है, लेकिन हम लोग अभी सीख रहे हैं, आनंद पूर्वक जीवन चल रहा है।
और 28 नवंबर को शादी भी हो गई सबके सहयोग से, और सब कुछ मंगल रहा। सभी तैयारियां और सब लोगों ने बहुत साथ दिया, सहयोग किया, उन सभी लोगों का आभारी हूँ। और अंततः जो कॉलम खाली रहा करता था जिसपे हम टिक मारा करते थे अनमैरिड का, वो अब जो फॉर्म डालते हैं आवेदन पत्र, उसमें अब मैरिड वाला मारने लगा हूँ। तो कामतानाथ जी की कृपा से और हरिहर की कृपा से आज मैं भी उस परिणय बंधनों में बंध करके वैवाहिक जीवन या यूं कह लीजिए कि गृहस्थ आश्रम का आनंद ले रहा हूँ। ठाकुर जी की कृपा से सब मंगल चल रहा है। आगे की जो कथा है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि आगे की जर्नी कितनी संघर्ष भरी है अभी। तब तक के लिए धन्यवाद।